चलो आगे बढ़े क्या? यस, आइए आइए आइए, ध्यान दो। देखो यार अंश, मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, मैं अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ। मेरे को पता नहीं है ना बाकी सब्जेक्ट का, मैं आपको टैक्स के बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, अकाउंट्स के बारे में मैं नहीं बता सकता, मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में ध्यान रख सकता हूँ। आप एक चीज तो आप समझ सकते हैं कि अपन ने हो सके उस दिन, आप बोलते भी थे सर आप संडे को क्लास क्यों लेते हो, आप शाम में क्लास क्यों लेते हो, यही समय के लिए, आप समझ रहे बात को, यही समय के लिए कि जब अपना टाइम पे कंप्लीट होगा ना, तो आप आज सोच के देखो अपने को क्या लगता है कि यार अच्छा हुआ वो समय कर लिए, वैसे भी टाइम पास ही करता था ना मैं, लेकिन आज मेरा कोर्स कंप्लीट होते हुए आ रहा है। आप ये आज फील करो ये चीज को, उस समय भले ही अपन ने क्लासेस लिए होंगे, आपको बहुत जान पाया होगा, आपने दिल में सोचा भी होगा क्या यार ये इसमें कर रहा है। मुझे कोई शौक नहीं है अपना संडे खराब करने का, लेकिन मैं जानता हूं कि आगे हो सकता है कोई कंटिजेंसी आए जहां मुझे जाना पड़े, या मैं क्लास नहीं ले पाया, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो जबरदस्ती दिन जाएगा ना। पर आज अपने लिए वो कितनी सुकून की बात है कि अच्छा हुआ भाई वो समय अपन ने क्लासेस कर लिया, आज अपना कोई ये नहीं है, बराबर टाइम पे सब खत्म हो रहा है, अपना जल्दी खत्म हो रहा है, समझ रहे क्या? तो इसी दिन के लिए और कुछ नहीं, बस इसी दिन के लिए। तो वैसे ही आप भी जो मेहनत करते हैं ना बेटा, इसी दिन के लिए ना कि पास हो जाए करके। मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊंगा, आप सोच नहीं सकते। कल है ना एक है, एक पर्सन है, अब नाम अपन डिस्क्लोज नहीं करता हूं मैं, तो मुझे क्या लग रहा था कि वो मेरे इंटर के बैच में है करके, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो सेम नाम की लड़की है अपने क्लास में और वो चैट करते, तो मेरे हिसाब से वो मेरे को लग रहा था कि वो है करके इंटर केस में। तो कल उसका मैसेज आया कि सर थैंक यू सो मच, आपने रिवीजन लेक्चर्स वगैरह लिए, तो मतलब तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया, अब मैं प्रिपेयर कर पा रही हूँ करके उससे। मैंने पूछा भाई ये क्या बोल रही है करके, है ना, आप समझना बात को, ये क्या मतलब बोल रहे हैं, मेरे को एग्जैक्टली समझ नहीं रहा था वो क्या बोल रही है। मैंने कहा आप क्या डाल रहे हो मैसेज करके कि आप तो क्लास में हो ना, तो आप रिविजन लेक्चर अभी क्यों, बाद में मैं लेने ही वाला हूँ। तो आप इमेजिन नहीं करोगे यार, अपने को समझ में नहीं आता है अपन कितने लकी इनफ है। मैं आपको बताता हूँ, देखो सुनना। उसका कहना है कि सर अभी 5 महीने पहले मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरे फादर वॉचमैन थे, वो अकेले सोल अर्निंग मेंबर थे हमारे फैमिली के। वो कमाते थे और मतलब इन्वेस्ट करते थे। मेरे को एक छोटा भाई है जो 8th में है, और मैं सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रही थी। मेरे पापा का कहना था तू सीए बन जा, उसके बाद छोटे भाई को तू पढ़ा लेना, मैं काम और नहीं कर पाऊंगा। मेरी मम्मी कुछ नहीं करती थी, मेरे पापा की डेथ हो गई। अब उसके बाद ऐसा हुआ सर कि मेरे मम्मी अब वहां पे काम कर रही है, मेरे मम्मी कुछ घर के काम करती है, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह वो करती है। मुझे भी काम पे जाना पड़ता है, क्योंकि अगर छोटे भाई को पढ़ाना है तो हमको अभी से पैसा जमा करना पड़ेगा सर। तो मतलब मैं भली इंटर में, उसका स्कोर भी बहुत अच्छा आया था यार, बहुत अच्छे 300 प्लस मार्क्स थे उसको फाउंडेशन के अंदर, आप सोच के देखो 300 प्लस मार्क्स थे उसको फाउंडेशन के अंदर। और मतलब वो, और वन ऑफ ऐसा होता है ना, कोई स्टूडेंट के साथ बन जाता है तो अपने को पता होता है, उसका मैसेज आता है, अपन नहीं कुछ हुआ तो सामने से, तो मेरे को ऐसा लग रहा था वो है क्लास में तो चल रहा हूँ अब सब कुछ बढ़िया। तो मैं भी अभी ज्यादा, मेरी भी बहुत सारी क्लासेस, अल्टीमेट सीए हुआ, फिर बहुत सारी चीजें हुई, तो मैं भी एकदम ध्यान नहीं दे पाया। तो कल जब मैसेज, मेरे को लिटरली मतलब एकदम इतना अजीब लगा ना, तुरंत हमने उसको सब्सक्रिप्शन दिलवाए, मतलब अल्टीमेट सीए का। और फिर अब ऐसे केस में किसी फैकल्टी वगैरह को एक बहुत अच्छा लगता है, पहले इसमें पूछना पड़ो कि अरे दे दो ना यार उसको, जरूरत है उसको, यहाँ कुछ नहीं बोला, बैकएंड को तुरंत गए, बुक्स भी भिजवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप समझ रहे क्या? तो आप सोच के देखिए। पर उसने मुझे कभी सामने से ये नहीं बोला कि सर आप मेरे को फ्री में पूरा दे दो या ये करवा दो करके, नेवर एवर, एक भी मैसेज उसने, वो तो मैंने सामने से पूछा भाई क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही है करके, तब समझ में आया कि ये दिक्कत है करके। आप समझ रहे क्या? तो अपने ऊपर कोई बेटा, लोग एक से एक भारी स्ट्रगल करते हैं, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आज सोचो ना, वो बोल रही है सर मैं, मेरे को काम तो मैं करूंगी लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दूंगी, मेरे को जल्दी से जल्दी सीए बनना है ताकि मैं जेन्यूनली मदद कर पाऊँ अपने भाई की। तो यार मैंने कहा मैं बहुत थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो यार कर ही सकते हैं ना। अब समझ के देखिए यार, आप जस्ट इमेजिन करो या उसके ऊपर क्या बीत रही होंगी यार, आप सोच के देखो ना, उसकी मम्मी भी काम कर रही, वो भी, ताकि उसका छोटा भाई पढ़ सके और आगे बेटर हो सके, बराबर ना। और उसमें भी वो कर रही है, कोई होता तो शायद छोड़ दे। आज अपने पास सब फैसिलिटी, अपने को घर का एक काम भी करने कोई बोलता नहीं है, पर एक ही काम है अपने पास, पढ़ाई करने का, और वो भी अगर अपन ढंग से नहीं करेंगे तो आप सोच के देखो यार। आप समझ रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पे? तो लाइक लिटरली यार, बहुत बहुत अलग अलग चीजें अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब कभी कभार वी शुड थैंक गॉड कि अपन इतने कैपेबल बने कि आज मैं भी उसकी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई तेरे छोटे भाई का भी अगर कुछ खर्चा होगा स्कूल वूल का बता देना,
मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे क्या 10-15 हज़ार कुछ नहीं लगता यार उसके स्कूल का, उससे ज्यादा तो खर्चा नहीं होने वाला है, आप समझ रहे। तो यार बहुत बेकार सिचुएशंस होती है किस किस के साथ, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते। तो अपने पास तो सब कुछ है, आप समझ रहे क्या। तो अपन ने ये सोचना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को पास होना है, मेरे पास पूरी फैसिलिटीज है, आपको जो भी चाहिए आपके घर वाले आपको मना नहीं करेंगे। आपने बोला ये कोर्स लेना है, वो दिलवा देंगे, सोचेंगे भी नहीं, सेकंड थॉट भी नहीं देंगे उसके लिए। बस उनको जो लगता है वो आपको बोलेंगे कि यार तू पढ़ नहीं रहा, तू ऐसा नहीं कर रहा। कभी कभार अपन चिढ़ जाते हैं, मैं भी जब पढ़ता था मेरे को भी चिड़चिड़ होती थी कोई बोला तो, क्योंकि एक आध दिन कभी अपन ब्रेक ले लिए, बट उनको ऐसा लगता है कि भाई तू ठीक है, तो उन्होंने दुनिया देखी ना आपसे ज्यादा, तो उनको पता है तू ब्रेक ले रहा है ठीक है, बट तेरे लिए जरूरी होगा। समझ रहे हैं क्या आप बात को। तो अगर कभी कभार वो कुछ बोल भी देना तो बुरा नहीं लगाने का, सुन लेने का। मैं जानता हूँ इंस्टेंट रिएक्शन में अपन चिढ़ जाते हैं मम्मी पापा के ऊपर, बट वैसा नहीं करने का, थोड़ा सा सुन लेने का, ठीक है ना। चलिए सर आ जाएंगे सारे लोग, फटाफट फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे, और अभी हम लोग शुरू करेंगे आज के इस सेशन की, क्वेश्चन बैंक के इस सेशन की, है ना। आ जाओ आओ, ध्यान दो। सेक्शन नंबर 379 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 1, Mr. Zian, an Indian resident, hold 25% of paid up capital of L'Oreal Steven Limited, a company incorporated in Singapore with a paid up share capital of 10 million Singapore dollars. Swaraj Limited and company registered in India holds 30%, मतलब दोनों मिलाए तो कितना हो गया, 55% हो गया, ठीक है ना। यस अब देखिए, अब ये जो कंपनी है बेटा, इसने रिसेंटली शेयर ट्रांसफर ऑफिस एट न्यू दिल्ली ओपन किया है। अब कंपनी आपसे क्या पूछना चाहती है, कंपनी पूछना चाहती है तो बताओ हम लोग कौन से, हाँ मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था, है ना। कौन से अपन लोगों को कंप्लाई करना चाहिए चीजों को, ठीक है ना। सारे के सारे लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, आओ आओ आओ, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ध्यान देंगे, फोकस करना एकदम बढ़िया से अभी, है ना। आ जाओ, देखो क्या पहला, in terms of the definition of section number 242, foreign company means a company or body corporate incorporated outside India। क्या बोल के रखा है, बोलो। ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है, जिसका पीओबी इंडिया में है, एजेंट के थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिकली, और कंडक्ट करता है बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में। अब देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दिया कि पीओबी इंक्लूड्स शेयर ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन ऑफिस, क्योंकि ऊपर दिया ना वहां पे, इसलिए पीओबी एस्टैब्लिश करने के लिए यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या बोला जाता है, फिर बोला गया कि अगर नॉट लेस देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन के सिटीजन या कंपनी या दोनों मिलकर अगर होल्ड करते हैं, देखो वही लाइन है, होल्ड करते हैं, तो प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर लग जाएंगे आपको किसके ऊपर, सर जो भी बिजनेस इंडिया में कैरी होगा ना, तो उसके ऊपर चैप्टर नंबर 22 के पूरे प्रोविजन लग जाएंगे। क्या, बिल्कुल बिल्कुल लग जाएंगे। दिस चैप्टर, ध्यान रखना बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते, बोलते पूरे कंपनीज एक्ट लगा देंगे, पूरे कंपनीज एक्ट आप नहीं लगाते हो, सिर्फ वैसे अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी 40% तो कंपनीज एक्ट आप लगा ही डालते हो इन कंपनीज के ऊपर भी, ठीक है। ओके अब देखो गिवन केस में क्या था, सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई, पीओबी दिल्ली में था, बराबर, और यहाँ पे 55% होल्ड किया, तो बोल के रखा है कि यहाँ पे ये क्या मानी जाएंगी, फॉरेन कंपनी मानी जाएंगी। क्या, बिल्कुल मानी जाएंगी। और इसे देखो सेक्शन नंबर 379 डीम्ड इंडियन कंपनी जैसा ट्रीट करके चैप्टर अप्लाई कर देंगे। क्या, बिल्कुल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो केवल और केवल इस बिजनेस के लिए जो इंडिया में कैरिड ऑन करते हैं ना, केवल और केवल उसी बिजनेस के लिए डीम्ड इंडियन कंपनी होती है वो, बाकी किसी के लिए होती है क्या, बाकी किसी के लिए नहीं होती, ठीक है। ओके अब देखो क्या बोला जा रहा है, 30 दिन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीओबी के अंदर, है ना। क्या इंडिया में आए हो तो डॉक्यूमेंट सर्व कर दो, ऐसा अपन ने गाना भी गाया थे आज। तो देखिए ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको सर्व करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर एड्रेस का आप देते हो, फिर डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी की लिस्ट देते हो, उसके नेम वेम क्या है, एड्रेस, फिर इसके अलावा फुल एड्रेस पीओबी का देते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इससे पहले हुआ है क्या, डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको देना पड़ता है। क्या, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ता है। समझ गए आप बात को, बोलो मेरे को जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे। तो ये क्या हुआ बेटा, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, एग्जाम में आने के अच्छे खासे चांसेस है। 2-4 इसको ऐसा मर्ज करते हैं ना तो बढ़िया सवाल यहाँ पे ये लोग पूछते हैं फिर, ठीक है ना। चलिए सर आओ यहाँ पे ध्यान दो, चलो क्या आगे बढ़ू क्या मैं, बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ू क्या। यस सर, आ जाएंगे सारे के सारे लोग। देखो क्या
examine with the reference of the provision of Companies Act whether the following companies can be treated as foreign companies. क्या ये following companies इंडियन कंपनी होंगी या फॉरेन कंपनी होंगी? देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, जिसका शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहां पे? मुंबई में, तो क्या मैं फॉरेन कंपनी मान लू? हाँ सर मान लो। दूसरा, इंडियन सिटीजन्स इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग बिजनेस देयर, ये सेम अपन ने इलस्ट्रेशन देखा हुआ है बेटा, ठीक है ना। चलो सर, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ XYZ लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन हैज एंड हैज अ शेयर ट्रांसफर ऑफिस एट मुंबई, इसे बोलेंगे फॉरेन कंपनी बोल देंगे, ठीक है ना। ओके सर, आगे देखो, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट वाले केस के अंदर ही देखिए यहाँ पे क्या, उसके बाद देखो, एबीसी लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी हैविंग इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट कोलकाता, है ना, ओके, वेस्ट बंगाल, इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर वेरियस डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द डॉक्यूमेंट दो कंपनी को डिलीवर करना है। तो देखो क्या सर बोल के रखा है, कंपनी को कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट के बारे में बताया, 30 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स को दे देना बेटा। वो याद है आपको, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन देना, फिर अपने प्रिंसिपल एड्रेस के बारे में बताना, और वो सारी चीजों के बारे में आपको बताना पड़ता है, ठीक है। ओके सर, आगे देखिए, और फॉरेन कंपनी डिलीवर करेंगी यहाँ पे, स्टेट द पेनल्टी जो लेवी कर सकते हैं ना रजिस्ट्रार, कौन से रजिस्ट्रार को देती है? दिल्ली रजिस्ट्रार को देना पड़ता है सर। और इसके अलावा कौन सी पेनल्टी, याद है आज ही अपन ने पढ़ा था, वो पेनल्टी पड़ी थी ना बेटा, वो सेम पेनल्टी यहाँ पे भी लगने वाली है क्या? यस सर, यहाँ पे पेनल्टीज लगने वाली है। वो जो आज पेनल्टी पड़े थे OID के ऊपर और कंपनी के ऊपर जो पेनल्टीज पड़ी थी, वो सेम पेनल्टी यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। चलो सर, अब देखो, क्योंकि कॉन्ट्रावेंशन के लिए एक ही पेनल्टी दे के रखी है, ठीक है, 1 लाख से 3 लाख प्लस 50,000 रुपए वाला प्रतिदिन जेल नहीं कराएंगे, और इधर 25,000 वाली पेनल्टी थी मिनिमम, है ना, और से लेके मैक्सिमम कहीं तक। अब देखो, इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इन यूके फॉर पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस देयर, बोले वही धंधा करेंगे, ठीक है। आओ, एग्जामाइन विथ रेफरेंस टू वेदर इट इज अ फॉरेन कंपनी, क्या फॉरेन कंपनी है क्या? नहीं सर, ये फॉरेन कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पीओबी इंडिया में ही नहीं है। तो जिसका पीओबी इंडिया में नहीं है वो फॉरेन कंपनी कैसे बनेगी राजा? बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या वो बन सकते हैं क्या? है ना, MV सर का राजा ऐसा कुछ तो बोलते ना, कैसे बनेंगे राजा ऐसा। आज मैं कल MV सर का ऐसा रिविजन वीडियो चल रहा था, मैं उसमें जाके जो चैटे किया बेटा, जो मजा आया मेरे को। अब हम स्पैम किए क्लास में, सर ने मेरे आईडी को ब्लॉक कर दिया अल्टीमेट CS है, फिर मैंने जाके अनब्लॉक कराया। आओ देखो, फिर देखिए, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के रिगार्डिंग। अब देखो, examine whether the following companies can be considered as foreign company, a company in which is incorporated outside India, employs agent in India, सर बनी इंडिया के बाहर है, आई है इंडिया के अंदर, ठीक है, बट एज नो पीओबी इंडिया। अरे फर्क नहीं पड़ता, एजेंट के थ्रू करो तो भी क्या मान लेंगे? फॉरेन कंपनी मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए सर, आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। तो सर अपन क्वालिफाई एज अ फॉरेन कंपनी। फिर देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग शेयर होल्डर्स हु आर ऑल इंडियन सिटीजन, उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक पीओबी इंडिया में नहीं होता। क्या कहा मैंने? बोलो, जब तक पीओबी इंडिया में नहीं होता ना, तब तक सर क्या वो फॉरेन कंपनी होती है क्या? नहीं होती सर। उसके बाद देखो, द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बट ऑल द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फॉरेनर्स, सर कंपनी इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, पूरे शेयर्स बाहर के द्वारा होल्ड है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो इंडियन कंपनी हो जाएंगे। अगर जिसका जन्म इंडिया में हुआ है तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे? इंडियन कंपनी कहते हैं क्या? हाँ सर, इंडियन कंपनी कहते हैं, ठीक है ना। चलो इसको भी मार्क कर दो, मार्क कर दो इसको भी जल्दी जल्दी। और इसके कंक्लूजन को देखो, ये देखो, ये इंडियन कंपनी है बेटा, यहाँ पे बोला जा रहा है बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए सर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, मेसर्स जोएल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन विद पेड अप शेयर कैपिटल 10 मिलियन। मेरे को लग रहा है ये 55% जाएगा। सेम है, देखो यहाँ पे सेम है, इंडिविजुअल और कंपनी मिलके 55% होल्ड करते हैं, सेम एज Q1 होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। यस, चलो ध्यान दो, ये देखो सेम वही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, 50% से ज्यादा अगर हो जाते हैं तो सेम वही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ये एक क्वेश्चन तो आपने पहला इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, तो इसको आप कैंसिल भी कर दोगे तो भी चल जाएगा आपको, ठीक है। आ जाओ, सेक्शन नंबर 380 के बारे में चर्चा करूंगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी को कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रजिस्ट्रार को देना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग बात यहाँ पे चल रही है। देखो,
State the documents that are required to be delivered by a foreign company at time of establishment of POB. तो याद है POB एस्टैब्लिश किया है तो 30 दिन के अंदर ROC को डॉक्यूमेंट दे दो. अभी अपन उसको स्टेट करेंगे. देखिए वही सारी बातें जो इससे पहले अपन ने कर लिया इसके पहले के क्वेश्चन में. ठीक है, ओके. अगला देखो, जो भी कंपनी है, कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, डिजायर्स टू एस्टैब्लिश POB एट मुंबई, इच्छा है उनकी, you are being practicing CA has been appointed by company as a license officer, okay, for compliance of legal formalities on behalf of company. Examine the provision, state the document you are required to furnish on behalf of the company or establishment of POB at Mumbai. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है. देखो यहाँ पे क्या, the aforesaid document shall be required to be filed at 2 places, first with the registrar principal situated in the Maharashtra and second with the New Delhi. तो क्या बोला यहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा. क्या, बिल्कुल बिल्कुल न्यू दिल्ली के अंदर डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा. ठीक है सर, आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलूँ क्या मैं, आओ यहाँ पे ध्यान दो. द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड POB एट चेन्नई, स्टेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी एस्टैब्लिश. सेम है बेटा, यहाँ पे 30 दिन के अंतर्गत आपको सेम ऊपर के डॉक्यूमेंट जो दिए गए, ऊपर डॉक्यूमेंट बताया. आप देख रहे क्या, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं क्या, है ना. डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो चार्टर्ड, मतलब आप समझ लो वो डॉक्यूमेंट के जो लिस्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है. मैंने पहले ही कहा था वो इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो. अब अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी के ऊपर आ जाएंगे. देखो यहाँ पे क्या पढ़ाई याद आ रहा है आपको. अकाउंट्स में शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको बैलेंस शीट P&L बना के सबमिट करना पड़ेगा. वो सब बातें यहाँ पे आने वाली है. देखो, गलीलो लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी इन जर्मनी एंड एस्टैब्लिश POB इन मुंबई. Explain relevant provision of Companies Act and rules in relating to the preparing and filing of the financial statements and also documents related to attach the following documents by foreign company. इसको होमवर्क लिख के रख दो, ये आपको लिखना है बेटा, लिखना है इसको. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे रीड करवाता हूँ. सेक्शन नंबर 381, हर एक फॉरेन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, हर एक कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट P&L को सबमिट करना पड़ेगा और ये कॉपी ROC को देना. फिर बोला है कि ये जो बनाओगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना. फिर बोला गया डॉक्यूमेंट्स जो चैप्टर 9 के हिसाब से चाहिए वो करना. और CFS भी, जो CFS आपने उस देश में बनाए होंगे पेरेंट कंपनी के, वो सेम CFS यहाँ पे दे देना. बस वो इंग्लिश के अंदर हमको लगेंगे. क्या, यस सर हमको लगने वाले. इसके अलावा CG रूल्स बना सकता है, इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में दे देना. और ये फॉरेन कंपनी रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट भेजेगा क्या, कि मेरे कौन से POB इंडिया के अंदर है वो भेजने वाला है FC3 के अंदर. सर कोई भी अल्ट्रेशन वगैरह होता है तो आप FC3 का फॉर्म यूज करेंगे क्या, यस सर. अगर जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स दिया अगर उसमें कोई भी अल्ट्रेशन हुआ तो FC3 फॉर्म का प्रयोग आप यहाँ पे करना. कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है, 3 RPT, रिपैट्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ फंड्स. इससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स भी देना पड़ता है. क्या, बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ता है. जब से आपने क्लोज किया है POB को तो वहां से 6 महीने के अंदर आप बता देना. और उसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है क्या, नहीं सर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, चलो. डिस्प्ले ऑफ नेम्स ऑफ फॉरेन कंपनी, आ जाओ. सेक्शन नंबर 382 आज ही पढ़ा था सर आपने. कंपनी का नाम और कौन से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है वो इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में लिखना है क्या, बिल्कुल बिल्कुल लिखना है. देखो, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टाइल लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर इज लिमिटेड. ठीक है ना, तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब ये भी आपको बताना पड़ेगा, है ना. आ जाओ, ये केस स्टडी तो है बेटा, ये क्या चल रहा है, निश्चय ये केस स्टडी तो चल रही है. अब देखो, द कंपनी प्लान्स टू स्टार्ट अ प्लेस ऑफ बिजनेस एट मुंबई फ्रॉम 1 दिसंबर 2016. इट हैज टेकन ऑफिस स्पेस इन अंधेरी वेस्ट मुंबई फॉर दैट पर्पस. The person who has taken in charge of the Mumbai office seeks your advice regarding the provision of Companies Act, है ना, regarding Companies Act, in respect of displaying the company's name at the Mumbai office as well in the business letters etc. तो आप यहाँ पे बताओगे सर कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको बताना ही है. किसको बताना है बताओ जल्दी से. आउटसाइड एवरी POB, है ना, आउटसाइड एवरी POB जहां पे भी आप धंधा करोगे क्या बताओगे आप, नेम ऑफ द कंपनी एंड कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड. किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में और इसके साथ साथ लोकल लैंग्वेज में भी आपको बताना पड़ेगा. ठीक है ना, ओके.
फिर बोला जाए कि आपको क्या कॉज द नेम ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, आप ये बताएंगे नेम को इंग्लिश लैंग्वेज में, बिजनेस लेटर्स पे सिर्फ आपको नाम बताना पड़ेगा। समझ गए क्या बात को? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, है ना? ये सर वो एमसीक्यू की बात करना, नहीं होंगे एमसीक्यू इसमें, है ना? आओ यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट टाइम इंटर में भी आया है ना, तो नहीं होंगे उस पर एमसीक्यूज, ठीक है? आओ, फिर बोला गया है अगर आपके कंपनी की लाइबिलिटी हो जाती है लिमिटेड, तो इसके बारे में भी आप बताओगे कहां पे, इसके बारे में भी आप बिलेट्स पे बताओगे, और जहां पे जो एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर पे भी आपको लिमिटेड बताना पड़ेगा क्या? हाँ सर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना? ध्यान रखना आपको इंग्लिश में ही यहाँ पे बताना है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे, और यहाँ पे आपको इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में भी है क्या, लोकल लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता है पीओबी के बाहर। तो पीओबी के बाहर जब जब आएंगे ना, तो इंग्लिश भी आएगा लोकल भी आएगा, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे आएंगे तो केवल और केवल इंग्लिश में आएंगे इसके बारे में, ठीक है ना? पूरा सेक्शन एज इट इज छाप दिया कॉपी पेस्ट करके। अब देखो सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी, मुझे एक बात बताइए सर, किसको डॉक्यूमेंट देने से काम हो जाता है आरओसी का? अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्यूमेंट दिया तो मान लेते हैं फॉरेन कंपनी को डॉक्यूमेंट गया। देखो एक्स incorporation is a company registered in UK carrying trading activity POB in Chennai, मतलब foreign company. Since company did not obtain registration or make arrangement to file return, state VAT officer having jurisdiction intent to serve show cause notice on foreign company एज अ स्टैंडिंग काउंसिल। बताओ पूछ भी आपसे रहे बेटा कि बताओ किसको देंगे, एडवाइस करो कि वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस किसके ऊपर करें, तो पढ़ो यहाँ पे। इनका कहना है कि वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस किसको करेंगे सर? आप यहाँ पे करेंगे पर्सन को, जो भी पर्सन को आपने अपॉइंट किया है ना, उस पर्सन को आपको देना पड़ेगा क्या? यस सर, इसे एआर बोला जाता है, ठीक है ना? जिसका नेम और एड्रेस आपने दिया था कब? इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट के वक्त, है ना? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के वक्त जो आपने दिया था ना, वहां पे आप सर्व कर देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर्व कर देना, ठीक है? चलो अब देखो सेक्शन 387, आओ जल्दी से सेक्शन नंबर 387, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखो एशेज लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, 50% of its preference share capital and 20% of equity is held by the companies incorporated in India. It issued prospectus inviting subscription in India for shares but did not state the state country in which it is incorporated. Examine is prospectus valid and what are the other disclosure in the prospectus. अब देखो जब अपन ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना, आप ये बोलोगे यहाँ पे कि मेरे को एकदम से याद आ जाना चाहिए 387 का पूरा कॉन्टेक्ट, नहीं आ सकता। अभी आप घर पे एक बार इसको रिवाइज करेंगे खुद से, फिर एग्जाम से पहले 2-4 बार रिवाइज करेंगे, फिर आपको बराबर याद आएगा वहां पे। आप आज इसको बोलोगे मेरे को याद आ जाना चाहिए तो नहीं आता, हाँ पढ़ के आप बोलोगे तो फिर आपको याद आएगा, है ना? चलो सर देखो यहाँ पे देखिए क्या असेंशियल कंडीशन क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के बाहर बने, इंडिया में पीओबी बने, ठीक है? तो अपन लोग बोलेंगे सर और 50% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल अगर इंडियंस के द्वारा होल्ड है तो सर यहाँ पे आ जाता है। अब क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में? तो प्रोस्पेक्टस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, कौन से लॉ के तहत बनी है वो बताना पड़ता है, पीओबी इंडिया में अगर है तो इंग्लिश में बताइए, कहां पे अपन उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, फिर डेट ऑन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, यू बी इनकॉर्पोरेटेड, और लिस्ट ऑफ पीओबी इंडिया के अंदर आपको बताना पड़ता है क्या? यस सर बताना पड़ता है। अब फ्रॉम द अबव प्रोविजन यहाँ पे 50% और 20% यानी कि 70% हेल्ड करके रखा है इंडिया के द्वारा, तो इस केस के अंदर क्या आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सर नहीं दिए तो ये मतलब वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब कंपनी केस कर पाएंगे क्या आउटसाइडर्स के ऊपर? नहीं कर पाएंगे। तो देखो prospectus issued non-compliant of prospectus is a non-compliant, तो according to the section 387 prospectus is not valid। फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 393 कि अगर फेलियर होता है कंपनी को टू कंप्लाई विद द प्रोविजन शैल नॉट अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग इनटू द कंपनी या लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट, बट कंपनी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ब्रिंग एनी सूट। मतलब कंपनी केस नहीं कर सकती लेकिन बाहर वाला केस कर सकता है सर, बाहर वाला केस कर सकता है। तो कंपनी शैल मेक स्टेट डिस्क्लोजर इन द प्रोस्पेक्टस करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनी को लपेट लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो 387 के अंदर सर आपको बताना है कि व्हाट आर द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग प्रोस्पेक्टस टू एग्जिस्टिंग फॉर कंपनी, तो सेम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे के रखा है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस आ जाओ, यहाँ पे बात करेंगे प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करने के रिगार्डिंग। देखिए चैंग लिमिटेड, ओहो
अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे फाइनल के क्वेश्चन है, फाइनल के आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने उठा के यहाँ पे डाल दिए, ठीक है ना। आ जाओ। चैंग लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, प्रपोजेस टू इशू प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग सिक्योरिटीज इन इंडिया। द कंपनी हैज नो पीओबी इन इंडिया। अच्छा, द ऑफिसर इन चार्ज of the issue of prospectus in India seeks your opinion regarding the provisions to be issued, regarding the provisions to be relating to registration of prospectus. List out the documents required to be enclosed in the prospectus. सर मुझे बताओ, इनका पीओबी इंडिया में नहीं है, ये सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हैं तो इनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा क्या? हाँ देना पड़ेगा। याद है अपन ने बोला भी था कि सारे कंपनीज को लपेट दिया है जो भी इंडिया में आना चाहता है और इंडिया में सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब पैसा रेस करना चाहता है, उसके ऊपर ये पूरी चीजें अप्लाई होने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई होने वाली है। समझे आप बात को? यस सर। चलिए आओ ध्यान देना। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 389, नो पर्सन बोल दिया यहाँ पे, कोई भी पर्सन इशू सर्कुलेट नहीं कर सकता कंपनी इनकॉर्पोरेटेड या टू बी इनकॉर्पोरेटेड और जिसका पीओबी है या नहीं है, कब तक? जब तक वो प्रोस्पेक्टस नहीं दे देता है ना, जब तक वो क्या नहीं दे देता? प्रोस्पेक्टस, जिसको सर्टिफाई करेगा कौन? सर्टिफाई करेगा बेटा चेयरपर्सन एंड इसके साथ साथ 2 डायरेक्टर मैनेजिंग बॉडी के करने वाले हैं क्या? हाँ। और प्रोस्पेक्टस के फेस पे आप इसके बारे में बताओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बताओगे, ठीक है ना। चलिए सर, सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी एनेक्स्ड। कंसेंट आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे एक्सपर्ट का। वो आगे 4-5 बातें, अंडर राइटर्स के बारे में बताओ, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताओ, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी एंड मैनेजर हो गया, और पावर ऑफ अटॉर्नी और प्रोस्पेक्टस ऑफ अथोराइजिंग एजेंट हो गया, है ना। तो ऐसी यहाँ पे बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है ना। बिल्कुल सही कहा अक्षत ने। एग्जाम प्रेशर के अंदर याद नहीं आता है बेटा, ऐसे अपने को यहाँ पे सब कुछ आता है। आप देखना, अभी आप लॉ का पेपर देखोगे ना, आपको बहुत आसान लगेगा। देख लेना परसों का पेपर, आप बोलो क्या तो कितना इजी पेपर दे दिया करके, ये आपको लगेगा। लेकिन जब अपन एग्जाम में 3 घंटे में बैठते हैं ना, वो आजू बाजू जो एनवायरमेंट बनता है ना, उसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए बोलते हैं ना, पैनिक मत करो, आराम से रहो, रिलैक्स रहो, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। आओ सर, ऑफर टू आईडीआर के ऊपर भी एक सवाल है बेटा, देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे। आओ यहाँ पे देखो, examine the light of the provision of Companies Act whether companies incorporated can be considered as foreign company. A company incorporated outside India having share registration office as New Delhi, सर ये FC होगा। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, क्या बोला? बोलो आउटसाइड इंडिया, हैविंग शेयर होल्डर्स हु आर ऑल इंडियन सिटीजन, सर ये FC होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। तीसरा, a company incorporated in India but all the shares are held by the foreigners in India, तो इसे इंडियन कंपनी बोल देंगे क्या? हाँ सर, इंडियन कंपनी से बोल देते हैं। ऑल्सो एग्जामाइन वेदर अबव कंपनीज कैन इशू आईडीआर एज पर द प्रोविजन, तो सर आईडीआर तो बिल्कुल बिल्कुल इशू कर सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। बस बोला जा रहा है यहाँ पे कि आईडीआर के लिए कौन रूल्स बनाएगा? देखो, न्यू रूल्स बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, बस इतना यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए सर उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारी रिविजन्स और दूसरा बहुत सारे क्वेश्चन एंड पेपर को सॉल्व करना। अगर हो सके बेटा, समझो आप बात को, तो आप जो एमटीपी लेती है इंस्टीट्यूट, 2 एमटीपी के राउंड्स लेती है, वो 2 एमटीपी जाके पक्के से देना सारे के सारे लोग, ठीक है ना। और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर्स वगैरह को सॉल्व करके देखने का, प्रॉपर 3 घंटे में बैठ के, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रॉपर 3 घंटे में बैठ के, है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलो सर आगे बढ़े क्या? बोलो जल्दी से, क्या मैं आगे बढ़ूं? यस। अब देखिए, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन 392 है, तो सर क्या क्या पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन होंगे? तो वो पेनल्टी यहाँ पे दे के रखा है इन्होंने कि 1 लाख से 3 लाख, फिर इसके अलावा 50,000 प्रतिदिन की, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 से 5 लाख या ये आ जाएगा। जेल कहीं पे भी होने वाला है क्या? नहीं सर, कहीं पे भी जेल यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलो 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 सर, एकदम इजी, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाता है आपका कौन सा? फॉरेन कंपनी भी यहाँ पे हो जाता है आपका समाप्त, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपना जो ये है पूरा जो इंटर का लॉ है अपना, तो इंटर के लॉ की अगर मैं बात करूं तो अपना आज लगभग अपना कितना कंटेंट हो चुका है देखिए। तो अपना यहाँ पे कंपनीज एक्ट पूरे ऑल 11 चैप्टर्स अपने कंप्लीट हो गए बेटा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अपना LLP हो गया है और इसके साथ साथ फेमा हो गया है। याद करना, बीच में मैंने आपके ग्रुप के ऊपर बताया था, एक वीडियो शेयर किया था, आर यू ऑन राइट ट्रैक करके, ऐसा डाला था।
उसके अंदर मैंने कहा था कि मैं 30 अप्रैल तक खत्म कर दूंगा करके कंपनीज एक्ट को, या थोड़ा बहुत और आगे जा सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अपना बिल्कुल राइट ट्रैक पे अपन लोग, है ना। और आगे के 10 दिन के अंदर अपने क्या कंप्लीट हो जाएंगे, iOS और इसको GCA अपना कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर लेंगे और सब तरीके से एकदम बढ़िया से अपना निपट जाएगा। बराबर है, यस परफेक्ट है ना। यस, तो अपने यहाँ पे हो जाती है ये भी चीजें समाप्त। अब लगभग आप समझ लो 90% ऑफ CA इंटर का सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है। 10% अपना सिलेबस बचा हुआ है जिसको अपन लोग फिनिश करेंगे। कल आपकी लाइव क्लास ऐप के ऊपर नहीं है, जो लाइव वाले बच्चे उनको रिकॉर्डेड वाले तो उनको तो इतना कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग मेरे साथ रिवीजन करेंगे चैप्टर 9 और 10 का, और चैप्टर 11 और कौन से इसका, चैप्टर 11 और LLP का, ये 4 का रिवीजन आप अभी कर लेना, ठीक है ना। चलो समझ गया आप बात को, यस। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए लगभग 20 मई से अब आपका क्या चालू होने वाला है। 20 मई से मैं एक छोटा सा वीडियो अलग बना लेता हूं।